कौन कौन से हैं, हाथ उठाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ मतलब जीरो से बहुत लोग हैं ना जिनको कुछ भी नहीं पता है, तब ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो सबसे पहले आज आपको छत्तीसगढ़ से अवगत करा देते हैं। कम ईयर आप लोग कल से एक रफ कॉपी है ना, रफ कॉपी ब्लैंक हो कोरा हो तो भी चलेगा, पेज वाली लाइन वाली तो भी चलेगी, कल एक रफ कॉपी आप लोग लेकर के आएंगे कल से क्लासेस में, ठीक है। जिस क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ पूरा मैप बाई मैप प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको, पूरा मैप आप यहीं बनाएंगे, यहीं मैप बनाएंगे, यहीं सीखेंगे, यहीं काम खत्म करेंगे, काम खत्म, फिर घर जाके केवल फैक्ट्स रटने का काम होगा, ठीक है। तो कल से कॉपी लेंगे, आज शुरुआत है, तो आज चालू करते हैं हम छत्तीसगढ़। ये क्या भाई हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, क्या है हमारा बताओ प्यारा ये छत्तीसगढ़। हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं वर्तमान में? 33 जिले हैं। तो आइए देखना चालू करते हैं, पहले छत्तीसगढ़ का एक बार बृहद एनालिसिस करना चालू करते हैं, उसके बाद हम फैक्ट में चलेंगे। तो जितने भी नए हैं जिनको 33 जिलों का ज्ञान नहीं है, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, जो आपको पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये एक राज्य है। क्या भाई छत्तीसगढ़ एक राज्य है, क्लियर हो गई बातें। इन एक राज्यों को ध्यान से देखेंगे, 5 संभागों में बांटा गया। कितने संभागों में? 5। ये ऊपर वाला हो गया पहला संभाग, सरगुजा संभाग। एकदम जीरो चालू कर रहा हूं ताकि जो जीरो उनको वहां जीरो पड़े, है ना। चलो तो एक राज्य को 5 संभागों में बांटा गया है। तो पहला संभाग आपको ऊपर दिख रहा है, इस पूरे संभाग का नाम है सरगुजा संभाग। क्या नाम है? सरगुजा संभाग। उसका दूसरा जो संभाग आपको दिखता है दोस्तों, ये आपका है बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग? कौन सा संभाग? एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपको बोलना, दिमाग में। ये है पूरा, क्या नाम है इसका बताओ? सरगुजा संभाग। इसका नाम क्या है? बिलासपुर संभाग। उसका मध्य का जो हिस्सा हमारा आता है, जो बनाने का स्टाइल है, उसको ध्यान से देखेंगे। पहले उत्तर काटा, फिर बीच का काटा, फिर ये काटा मैंने, ये काटने जस्ट बाद फिर मैं बीच से ऐसे एक लाइन काटा। जैसे मैंने लाइन काटा तो फिर यहाँ 2 संभागों का गठन हो गया। ये आपका दाहिना राइट हैंड साइड वाला संभाग कौन संभाग है? रायपुर संभाग। कौन संभाग? रायपुर संभाग। और ये बगल वाला है आपका दुर्ग संभाग। क्लियर हो गई बातें? दुर्ग संभाग हो गया ये। और लास्ट में आपका जो नीचे बचता है पूरा, ये आपका है बस्तर संभाग। कौन संभाग? बस्तर संभाग। तो छत्तीसगढ़ में 1 2 3 4 5 कुल कितने संभाग हैं? 5 संभाग है। कितने संभाग है? 5 संभाग हैं। जिसमें ध्यान रखना है कि जो उत्तरी संभाग का नाम क्या है बताइए फटाक से। फिर उसके बाद वाले का, फिर इधर लेफ्ट साइड, फिर ये, फिर चलो। तो 5 संभाग का नाम किसको याद नहीं हुआ? एक बार हाथ उठाएंगे। याद हो गया 5 संभाग का नाम? सबसे ऊपर वाले का नाम, उसके नीचे बाएं हाथ की तरफ दुर्ग संभाग, दाएं हाथ की तरफ। और भैया आपका सबसे निचला बस्तर संभाग। बस्तर संभाग ये हो गया। फिर से ध्यान देखिएगा स्ट्रक्चर को, कि छत्तीसगढ़ के इन 3 संभागों को, यानी कि बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर को हम मिल करके बोलते हैं क्या? छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। इसको हम बोलते हैं उत्तरी, ये पूरा सरगुजा संभाग को हम बोलते हैं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उत्तरी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र बोलते हैं। और नीचे क्या है भैया आपका? दक्षिणी, क्या बस्तर का बोलते हैं? दक्षिणी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। क्लियर हो गई बातें? तो जब प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ 3 स्थल पे हमको दिखता है। किस किस में? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी अगर आप पहाड़ी हो रहा है बताइए, उत्तरी अगर पहाड़ी है, दक्षिणी अगर पहाड़ी है, तो पहाड़ भैया अचानक से तो नहीं चालू हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इस बात को यहीं समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ का ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी के रूप में हम लोग जानते हैं, किस ओर? पश्चिम ओर। इसका दक्षिणी हिस्सा जो है, ये भी छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है। इसका पूर्वी हिस्सा भी जो है छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है। इसका उत्तरी हिस्सा भी जो है छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है। मतलब जो बीच के 3 संभाग है, जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान कह रहे हैं, ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से। अब बताइए, चारों अगर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तो बीच में गड्ढा होगा, गड्ढा होगा नहीं होगा? तो बताइए, अगर कोई संरचना ऐसे बनती है, ऐसे चारों ऊंची और बीच में गड्ढा, तो क्या कटोरे संरचना बन गई?
बन गई कि नहीं बन गई? इसीलिए और बीच में कटोरे ऐसी संरचना बन गई, और इस बीच कटोरे में हम लोग उगाते हैं क्या? धान, इसलिए इसको बोलते हैं धान का कटोरा। क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा। तो भारत संघ का धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। क्यों कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रदेश के कारण। किस लिए कहते हैं? प्राकृतिक प्रदेश के कारण, ये प्राकृतिक स्थलाकृतियों के कारण। किस वजह से कहते हैं? ये सुनने में बहुत आसान लग, मगर ऑप्शन देता कि धान की अधिक उत्पादकता के कारण। पहला ऑप्शन आप फट से वही मार के आए होते, है ना? क्या बोलता कि धान की अधिक उत्पादकता कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं, तो आंसर गलत है। समझना की बात है ना? क्लियर होगी बातें? धान मतलब चावल, तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे नंबर 1 चावल प्रोड्यूसर तो है नहीं, तो चावल के प्रोडक्शन के आधार पर नहीं कहा जाता धान का कटोरा। किस आधार पर कहा जाता है? प्राकृतिक प्रदेश के स्थलाकृतियों के आधार पर। किस आधार पर? चलिए, अब ये 5 संभाग आप लोग देख लिए, अब चालू करते हैं इसके आगे का काम। 5 जब आप देख लेंगे तो चलते हैं 33 जिलों से आपको अवगत कराते हैं। अब हर एक संभाग जो उसके बारे में पढ़ते हैं। सरगुजा संभाग में आपको 1 2 3 4 5 6 कितने जिले दिख रहे हैं? 6 जिले। क्लियर होगी बातें? ध्यान देंगे, जिनको दिशा देखने नहीं आता उनके ऊपर बता देता हूं मैं, जो शुरू से नए नए बच्चे उन्हें देखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसके आधार पर हमारा आगे पूरा काम बनेगा। जब भी आपके सामने कॉपी हो, पेज हो, किताब हो, बुक हो, डिजिटल बोर्ड हो, जब भी आप पढ़े तो याद रखेंगे दिशा कैसे डिसाइड करते हैं। ये हो गया केंद्र बिंदु। इसके आपके दाहिने हाथ की तरफ को दिशा को आपको हमेशा क्या लेना है? पूर्व लेना है। क्या लेना है? पूर्व या ईस्ट लेना है। इस बिंदु से बाएं हाथ की दिशा की ओर को हमेशा क्या लेना है? पश्चिम लेना है। क्या लेना है? पश्चिम। इस बिंदु से आपके सर तरफ की जो दिशा उसको हमेशा क्या लेना है? उत्तर लेना है। और हमेशा पैर तरफ की दिशा को क्या लेना है? दक्षिण। क्लियर होगी बातें? चलिए चेक करते हैं कितनों के बारे में समझ में आया। आइए बताइएगा एक बार, जसपुर आपका पूर्वी है कि पश्चिमी है? अगर हम लोग सरगुजा संभाग को पकड़ रहे हैं केवल, तो बताइए इसमें जसपुर पूर्वी जिला है कि पश्चिमी जिला? ठीक है। आपका मनेंद्रगढ़ चिम भरतपुर पश्चिमी। उत्तरी कौन दिख रहा है आपको सबसे उत्तर में? बलरामपुर। जैसे आइए एक बार दिखा देते हैं, कुछ लोगों के चेहरे में मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, उनके लिए बता देते हैं। कि मान लीजिए मैं केंद्र बिंदु बना लिया, अब मैं इसको उत्तर पे ले गया, पूरब पे ले गया, पश्चिम पे ले गया और दक्षिण पे ले गया। क्लियर हो गई बात है? तो बताइए सबसे पूर्व में कौन सा जिला दिख रहा है? सबसे पूर्व में जसपुर। सबसे उत्तर में कौन जा रहा है अंतिमतः? बलरामपुर रामानुजगंज। और ये सबसे पश्चिम कौन दिख रहा है? मनेंद्रगढ़ चिमनी भरतपुर। ठीक है। इसी आधार पर जब मैं छत्तीसगढ़ को ऐसा लिया था तो मैंने बोला उत्तरी संभाग, दक्षिणी संभाग, तो मैंने केंद्र बिंदु बनाया यहाँ पर। उत्तरी संभाग कौन सा है? दक्षिणी संभाग कौन है? क्लियर हो गई बातें ना? चलिए पूर्णिमा वहां तक पहुंचेंगे, अभी हम केवल दिशा का ज्ञान समझा रहे हैं। सरगुजा संभाग में किस दिशा में है वो बताइए? किस दिशा में? सरगुजा संभाग में पश्चिम दिशा में। ये उत्तर पश्चिमी बताते हैं, वो गलत। उत्तर पश्चिम किस सेंस में होगा ये समझाते हैं आपको। रुक जाओ, हमारे पूरा छत्तीसगढ़ है। क्लियर हो गई बातें? केंद्र बिंदु उसको मैंने बनाया रायपुर को। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। हो गया इतना बात। अब जब आपको भैया ये पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाता है, तो बताइए इस तरफ के जितने जिले हैं क्या कहलाएंगे? उत्तर पूर्व जिले या पूर्वोत्तर जिले? ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के बच्चे जानते हैं, आप लोग भी सीख लीजिए। दिशाएं भले ही 4 हैं आपके लिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मगर ज्योग्राफी की दुनिया में, भूगोल की दुनिया में उत्तर और दक्षिण को वरीयता दी जाती है। किसको वरीयता दी जाती है? उत्तर और दक्षिण को। इसीलिए जब दिशाओं का बात होगा कि ये कौन सा दिशा में पड़ रहा है जसपुर, तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्व में पहले किसको लेना है? तो आप किसको लेंगे? उत्तर को, क्योंकि उत्तर को ज्यादा वरीयता देना है। इसलिए पूर्वोत्तर जो हम उपयोग करते हैं अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, वो ज्योग्राफी के अनुसार गलत है। क्लियर होगी बात है ना? और उत्तर ही क्यों होता है सर? वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा इस पूरे पृथ्वी में दिशा का ज्ञान होता है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल के अनुसार ही आपका कैंपस दिशा बताएगा, और उस कैंपल नॉर्थ साउथ के अनुसार ही आपका पूर्व पश्चिम डिसाइड होता है। तो पूर्व पश्चिम का भी नॉर्थ साउथ के कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए भाई ज्योग्राफी में किसको वैल्यू देते हैं हम लोग? उत्तर और दक्षिण को। क्लियर होगी बातें? इसलिए अगर इसको लिख दिया उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, तो क्या लोगे आप लोग आंसर में? क्या लोगे? उत्तर पूर्व। वैसे ही अगर इस जिले का बात करें आपका, और इधर बोले दक्षिण और पश्चिम पूर्व के बीच में कौन सा जिला पड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आप लोग? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पहले लिखोगे फिर लिखोगे पूर्व। क्लियर हो गई बातें? वैसे अगर इधर का जिला का बात करें क्या लिखोगे? दक्षिण पश्चिम। इधर का जिला क्या लिखोगे?
उत्तर पश्चिम। अब इधर के जिले में आ गया मनेंद्र चिन्ह भरतपुर उत्तर पश्चिम में है ना पूर्णिमा। तो पूरे छत्तीसगढ़ के बाद में करेंगे तब ये उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है। और जब उसको बस पकड़ेंगे तो पश्चिम है, ठीक। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, पांचों संभाग हो गए। पांचों संभाग में हम लोग 1 बाय 1 संभागों में जिलों की संख्या देखते हैं। बताइए यहाँ पे कितने जिले दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 और 6। तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। फिर आते हैं अगला संभाग जो कि बिलासपुर संभाग है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बिलासपुर संभाग कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। यहाँ चलते हैं, इसको हम बीच में डिवाइड किए थे। ये हो गया पूरा दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में जिले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। दुर्ग में कितने हैं? 7 हैं। आते हैं रायपुर पे 1 2 3 4 5। कितने हैं भैया? रायपुर में 5 जिले हैं। और लास्ट में बस्तर में कितने जिले हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जिले हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए नंबर को देखते हैं, उस नंबर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए छत्तीसगढ़ के वो कौन से संभाग है जहां पे जिलों की संख्या समान है? दुर्ग और बस्तर। सर्वाधिक जिलों की संख्या कहाँ है? बिलासपुर। सबसे कम जिलों की संख्या कहाँ है? रायपुर। घटते क्रम में, जिलों के घटते क्रम अनुसार आप ये संभागों का नाम लिखिए। पहला कौन सा आएगा? बिलासपुर। उसके बाद दुर्ग और एक साथ आएंगे, दुर्ग बस्तर एक साथ बोलना है। फिर कौन आएगा? उसका बाद कौन आएगा? कैसे हो रहा है देख लेते हैं, रुको। योगी भैया आपका एक संभाग, योगी भैया आपका ये दिखेगा निकल रही है, ये हो गया आपका दूसरा संभाग। ये हो गया हमारा तीसरा संभाग। ये हो गया हमारा चौथा संभाग। और लास्ट में हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 5वां संभाग। क्लियर हो गई बातें? चलिए इसमें नहीं दिखेगा दिक्कत नहीं, बड़े वाले मैप को आप लोग देखेंगे, ठीक है। जिनको नहीं दिखेगा यहाँ देख लेंगे सामने वाले। आओ बताइएगा, ये जो पहला आपको ये हो गया सरगुजा संभाग। कौन संभाग है ये? फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। उत्तरी संभाग का नाम क्या है? दक्षिणी संभाग का नाम क्या है? ठीक। अब यहाँ पे जिले कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई सरगुजा संभाग कितने जिले हैं? 6। अब वन बाय वन नाम याद कीजिए। पहला जिला आपको कौन सा दिख रहा है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। पहला जिला का नाम क्या है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। क्या बोलेंगे? हाँ। सेकंड जिले का नाम क्या है? कोरिया। क्या है भैया? कोरिया चुराना मेरा जिया, कोरिया कोरिया। तो सेकंड जिले का नाम क्या है? कोरिया। तीसरे का नाम क्या है? सूरजपुर। क्या है? सूरजपुर। क्या है? सूरजपुर। चौथे का नाम क्या है? बलरामपुर। क्या है? बलरामपुर रामानुजगंज। क्या है? बलरामपुर रामानुजगंज। जिले का नाम पूरा बोलना है। फिर पांचवें का नाम क्या है? सरगुजा। क्या है? सरगुजा, जिसके आधार पर पूरे संभाग का नाम रखा गया है, सरगुजा संभाग। और छठवें का नाम क्या है? जसपुर। क्या है? जसपुर। चलिए तो देखिए पहला जिला क्या है? दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, पांचवा जिला, छठवां जिला जसपुर। जितने मतलब बोलते रहो, सुन सुन के फिर दिखाऊंगा भी एक ठो, है ना। इसको कुछ नहीं पता है, उसको धीरे से पता चलेगा। अगला बिलासपुर। अगला कौन सा संभाग आ गए हम लोग? अब बिलासपुर संभाग, ठीक है। तो यहाँ पे संभाग में कितने हो गए टोटल जिले? 6 हो गए। अगला है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग नाम बोलिए। पहला है गौरेला पेंड्रा मरवाही। पहला क्या है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। दूसरा है मुंगेली। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? जहां भी बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिलासपुर। चौथा क्या है? जांजगीर चांपा। चौथा क्या है? पांचवा है शक्ति। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? छठवा क्या है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। छठवा क्या है? और भैया आपका आठवां क्या है? माने अरे 8 ही तो टोटल है क्या? हाँ। अगला क्या है? रायगढ़। अगला क्या है? रायगढ़। और लास्ट में कौन बचा? कोरबा। कौन है? कोरबा। तो बताइए पहला यहाँ पर
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। तो बिलासपुर से कितने जिले हो गए? 8 हो गए। कितने जिले हो गए? 8 हो गए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग भैया अपने दुर्ग संभाग की ओर। दुर्ग संभाग सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? कबीरधाम। कौन सा? कबीरधाम जिला। ठीक है, कबीरधाम के नीचे आ रहा है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। क्या रहा है? हाँ, पहली बार नाम ऐसा होगा तो दिक्कत हो, बोलने बोलिए। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। क्या है? ठीक है, उसके नीचे है राजनांदगांव। क्या है अगला? अगला क्या है? उसके नीचे क्या है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्या है अगला नाम? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। फिर से बोलो, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। हो गई बातें। उसके बगल में है बालोद। कौन है? क्या है? उसके ऊपर भैया दुर्ग। कौन सा है? फिर कौन है? बेमेतरा। फिर कौन है? ये हो गया भैया हमारा कौन? दुर्ग संभाग। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने जिले हो गए? 7। दुर्ग संभाग में कितने जिले हो गए? 7 हो गए। अगला चलते हैं हम लोग रायपुर संभाग। सबसे ऊपर पकड़ेंगे बलौदा बाजार, भाटापारा। हाँ, पहले नाम बोल बोल के उससे पहचान कीजिए। पहला जिला क्या है यहाँ पे? बलौदा बाजार, भाटापारा। ठीक है, दूसरा क्या है? रायपुर। कौन है अगला? रायपुर। उसके नीचे कौन सा है भैया? धमतरी। कौन सा तरी? रायपुर के तरी में कौन सा तरी? उसके बगल में कौन है? गरियाबंद। कौन है? गरियाबंद। कौन सा बंद? लास्ट बचा रायपुर संभाग में कौन सा? महासमुंद। क्या है? महासमुंद। तो बोलिए बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। 1 2 3 4 5। तो रायपुर संभाग कितने जिले हो गए? 5 हो गए। क्लियर हो गई बातें। अब चलते हैं बस्तर संभाग के ऊपर। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है भैया ये कौन है? नाम क्या इसका? कांकेर। क्या है? क्या है? कांकेर। क्या है? कांकेर। कांकेर के नीचे दो, एक ये गोला, एक ये गोला। नारायणपुर, कोंडागांव। नारायणपुर एक जिला है, कोंडागांव अलग जिला है। तो कौन कौन कांकेर के नीचे? नारायणपुर और कोंडागांव। कौन कौन है? नारायणपुर और फिर इधर नीचे में कौन है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। कौन कौन है? क्या क्या है? बस्तर। लास्ट में है भैया कौन? सुकमा। कौन है लास्ट में? लास्ट में कौन है? सुकमा। तो गिनिए यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो बस्तर में कितने जिले हो गए भैया? 7। तो इस सब नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। सर्वाधिक जिले वाला कौन सा संभाग दिख रहा है आपको? बिलासपुर। कौन है? बिलासपुर। कितने जिले हैं वहां पर? 8 जिले। कितने जिले हैं? 8। क्लियर हो गई इतनी बातें? एकदम जीरो चालू कर रहे हैं। पहले परिचित हुई मैप से, जितना समझ में आ रहा है, फिर थ्योरी पे चलेंगे हम लोग, है ना। आओ, बिलासपुर। उसके बाद कौन से 2 जिले हैं जहां पे समान नंबर दिख रहे हैं जिलों की संभाग में? तो ये है दुर्ग और अगला क्या है भैया आपका? बस्तर। दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। तो कौन से 2 संभाग है जहां पे आपके जिलों की संख्या समान है? दुर्ग और बस्तर। इसके बाद इससे कम जिले कहां पर है? सरगुजा में। कहां पर है? सरगुजा में। कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 6। और सबसे कम जिले कौन बच गया? तो रायपुर। कितने जिले हैं? 5। क्लियर हो गई बातें? तो ये हो गया। बताइए अब जोड़िए एक बार इनको। 6 8 6 14, 14 5 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में? तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? सरगुजा संभाग में 6 जिले, बिलासपुर संभाग में 8 जिले, आपके दुर्ग संभाग में, आपके रायपुर संभाग में, बस्तर संभाग में। क्लियर हो गई बातें? सबको जोड़ने में कितना जिला हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। छत्तीसगढ़ एक राज्य। कितना राज्य है? एक राज्य। इसमें कितने संभाग है? 5 संभाग। कितने संभाग? 5। कितने संभाग? 5। उत्तर का ये पहला संभाग कौन सा संभाग है? ये सरगुजा संभाग। ठीक है। फिर उसके बाद का संभाग कौन संभाग? बिलासपुर संभाग।
उसके बाद का इधर का संभाग कौन संभाग? दुर्ग संभाग। फिर इधर वाला संभाग कौन संभाग? रायपुर संभाग। और नीचे का संभाग कौन सा? बस्तर संभाग। तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? जिले कितने हैं? चलो इतना तो आप लोग समझ गए हैं। अब चलते हैं, नाम आप लोग दिखाते हैं जिनको बोलने में दिक्कत हो तो उनको अच्छे से। अब पीछे वाला सबको दिख रहा है? लास्ट तक के सभी को दिख रहा है नाम? नाम सभी को दिख रहा है? किसी को उधर दिख रहा है? चलो बताइए, इधर जो आपको दिख रहा है सरगुजा संभाग, इसमें इधर सबसे पहला जिला कौन सा दिख रहा है आपको? भरतपुर। नाम से पहला होगा तो ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के जिले हैं, है ना। पीएससी की तैयारी करें, कोई जिला का नाम बोले तो सुना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेइज्जती। तो पहला भैया कौन सा जिला आपको दिख रहा है? फिर आपको कौन दिख रहा है? फिर 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 चलिए बताइए, किसको सरगुजा संभाग के जिलों का नाम याद नहीं है? वो हाथ उठाइए बस। अरे डरना नहीं है, बताइए किनको याद नहीं हुआ है? अरे बताओ आपको। और वेरी गुड, ईमानदारी ऐसी होनी चाहिए, लॉयल्टी। और आपको याद हो गया? गुलशन पिछड़ याद हो गया? चलिए आप और मैं बोलेंगे, ठीक है साथ में, आप और मैं। सबसे पहला जिला क्या दिख रहा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या दिख रहा है? हाँ बोलिए अच्छे से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। दूसरा क्या है? कोरिया। दूसरा क्या है? कोरिया। तीसरा क्या है? सूरजपुर। तीसरा क्या है? सूरजपुर। चौथा है बलरामपुर, रामानुजगंज। क्या है चौथा? बलरामपुर, रामानुजगंज। पांचवा क्या है? सरगुजा। क्या है? सरगुजा। इसी के नाम पे पूरे संभाग का नाम है सरगुजा संभाग। और लास्ट में कौन है? जसपुर। ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे, आप देख के बोलिए फिर बिना देखे एक बार बोलिएगा। चलिए बोलिए, बिना एक बार देख के बोलिए। याद हुआ कुछ? परिचित तो होगा ना यहाँ का है करके, धीरे धीरे याद कर लेंगे, है ना। चलो अब सबके सब एक साथ बोलेंगे एक सुर में। पहला क्या है? ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा बलरामपुर, रामानुजगंज। क्लियर होना चाहिए वॉइस। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां है ही नहीं, आठवां है ही नहीं, है ना। कितने जिले में यहाँ पर? 6। चलो अगर चलते हम लोग अब बिलासपुर संभाग की ओर चलते हैं। बिलासपुर संभाग में हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या दिख रहा है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके नीचे, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके राइट साइड में, उसके ऊपर, सबसे नीचे। क्लियर हो गई बातें? एक बार काउंट कीजिए, बोलिए ये कितना है? 1 बोलेंगे, 1 2 3 बोले। ये 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 ये। तो बिलासपुर संभाग, ये जो बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है। पहला क्या दिख रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। ठीक है, इतने नाम से अवगत होते रहना धीरे धीरे, है ना। अब अगला चलते हैं हम लोग दुर्ग संभाग की ओर। ठीक है, दुर्ग संभाग की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दुर्ग संभाग की ओर हम आते हैं, जिसके नाम पे दुर्ग संभाग है। इसमें सबसे ऊपर कौन सा जिला दिख रहा है? कौन सा जिला? उसके नीचे, ये थोड़ा लंबा नाम, आराम से कर। क्या है? खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। क्या है? उसके नीचे, उसके नीचे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्या है? तो इसको बोलिए एक बार नाम को। और यहां पर फिर है, बोलिए क्या? फिर क्या है? फिर क्या है? तो भाई बस्तर संभाग में गिनिएगा, बोलिए पहला 1, फिर 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 फिर। तो बस्तर संभाग कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। आज आप लोग मैप देखेंगे, उसमें सब गिन गिन के देखेंगे प्रैक्टिस करके। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हो गया रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग जो हमारी राजधानी, उसके नाम पे संभाग रायपुर संभाग। पहला जिला कौन सा दिख रहा है? बलौदाबाजार, भाटापारा। उसके बाद फिर दिख रहा है, फिर दिख रहा है, फिर दिख रहा है। तो बोलो फिर से, बोलो ये कितने नंबर का है?
एक, फिर तो रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? ठीक है, और लास्ट में आते हैं बस्तर संभाग की ओर। चलिए, बस्तर में आपको दिखने लगेगा यहां पर पहला जिला क्या दिख रहा है आपको? फिर क्या दिख रहा है? 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 सुकमा। तो बोलिए पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, पांचवा जिला, छठवां जिला, सातवां जिला सुकमा। इस तरीके से बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले। तो आज एक बार परिचित हो गया नाम, ऐसे ऐसे नाम करके। आज मैप मिलेगा आपको ग्रुप में, भाई ग्रुप में जाके जिलों का आज अच्छे से याद करना, और नहीं तो ये फोटो खींच के जाना घर में, आज पढ़ना, जिलों का नाम याद करना। ठीक है, कौन कौन जिले याद रहे? सामने बैनर टंगा हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक बहुत बड़े कॉन्सेप्चुअल क्लास में, जिससे आपको आधार बेस बना देते हैं। ठीक है, भागो भागो। चलिए चलिए सीधे क्लास ही चालू कर देते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे से आएगा उसको बताते चलेंगे। कौन सी चैप्टर में है? इसमें है। चलो चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य से परिचित हो रहे हैं। ठीक है, अब परिचय होता है तो भाई सबसे पहले बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले आप अपना क्या बोलते हैं? परिचय में सबसे पहले क्या बोलते हैं? आप अपना नाम बोलते हैं ना, कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, फलनवा है, ढिमकनवा है, जो भी है। ठीक है, तो उसी तरीके से आज हम छत्तीसगढ़ का परिचय कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसका नाम के बारे में हम जानेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ा। ठीक है, जिले से अवगत हो गए, 33 जिले पता चल गया, 5 संभाग पता चल गया। धीरे धीरे हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। ठीक है, चलो तो तेरी ओर चलते हैं भैया, छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। तर्जुना क्लासेस प्रशासनिक सेवाओं के प्रवेश द्वार में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रतीक सिंह, आज का होस्ट और दोस्त आपके लिए क्लास में वेलकम करता हूं। आइए चलते हैं क्लास की ओर। भाई छत्तीसगढ़ राज्य का हम लोग परिचय पढ़ने जा रहे हैं, तो परिचय में सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ता है? नाम। इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, इसको लेके अलग अलग ऐतिहासिक विद्वान लोग का अलग अलग मत है, इतिहासकार अलग अलग व्याख्या किए, अलग अलग जगह प्रयोग किए। तो इसके नाम को लेकर बहुत बड़ी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी रहती है। ठीक है, उन सभी कहानियों को आज हम प्यार से देख लेंगे। ठीक है, आओ चालू करते हैं। छत्तीसगढ़, इसके नामकरण को लेकर एक एक कहानी वन बाय वन सुनिएगा, उसके आधार पर फिर आप लोगों को बताना होगा आज के आज, अभी के अभी यहीं पे। ठीक है, पहला कहानी है जिसको बोलेगा कि छत्तीसगढ़ का साहित्य में सबसे पहला प्रयोग किसने किया। कि सबसे पहले साहित्य मतलब क्या होती है कि भाई कोई कॉपी किताब कहानी कुछ लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, कथा लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, वो उस लिखित रूप में भैया अपने साहित्य में सबसे पहला प्रयोग किसने किया है। तो साहित्यिक रूप से सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, जब ये क्वेश्चन पूछेगा तब ये आंसर अब लेने जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? तो टाइटल क्या है? साहित्यिक प्रयोग। क्या है? साहित्यिक प्रयोग, साहित्य में सबसे पहला प्रयोग। ठीक, अब आइए देखते हैं कौन थे। तो खैरागढ़ के राजा, खैरागढ़ छुईकेतन गंडई देखे, एक जिला पड़े खैरागढ़ छुईकेतन गंडई, दुर्ग संभाग, कबीरधाम के नीचे, सुने थे अभी खैरागढ़ छुईकेतन गंडई। तो खैरागढ़ छुईकेतन गंडई में खैरागढ़ में एक राजा रहते थे। राजा का नाम क्या था? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। क्या था? अभी उधर मत देखो, अभी इधर देखो मुंह को मेरा। ठीक है, क्या था भैया? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। क्या था? लक्ष्मी, पहले दिमाग में उठाइए फिर तो देखने का मौका मिलेगा, इसे पीडीएफ में रहेगा आपके पास। क्या था भैया उसका नाम? तो खैरागढ़ के प्रतापी राजा हुए लक्ष्मी निधि कर्ण राय। उनके राजा लोग अपने दरबार कवि भी रखते थे, कवि, नर्तक, संगीत उंगीत सुनने का मन किया, कविता सुनने का मन किया, चलो भाई पेश करो, है ना। तो ऐसे उनके दरबार में एक कवि थे। उन कवि का नाम क्या था बताइए? तो दलपत राम राव। क्या था? तो कवि दलपत राम राव या दलपत राव दोनों ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको भैया? तो ऐसे मैं मान लीजिए खैरागढ़ रियासत का राजा हूँ, लक्ष्मी निधि कर्ण राय, मैं बोला भैया कि तुम मेरे हो क्या? दलपत राम राव। चलो दलपत राम राव, इस क्षेत्र को लेकर के एक कविता लिखो।
तो क्षेत्र के लिए कविता आपने लिख दिया, बोला कि हे लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे। क्या बोले? उसको मत पढ़ो रे, अभी देख के बोलो तब तो मुंह चढ़ेगा। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही। क्या? मर्दुमी रही नहीं मर्दन के रही हिम्मत से न लड़ैया रही। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी कर्ण राय के चारण कवि, चारण मतलब उनके चरणों में, जो उनके जो चरणों को समर्पित हो, जो उनके या पैसे कौड़ी से जो पल रहा हो, पोसा रहा हो। क्लियर हो गई बातें? हाँ, तो चारण कवि कौन थे? दलपत राव थे। कौन थे? तो खैरागढ़ रियासत, उसके राजा लक्ष्मी कर्ण राय है ना, उनके भी एक कवि कौन? दलपत राव। कौन कवि? दलपत राव। उन्होंने 1487 ईस्वी, कहीं 1494 मिल जाए, कहीं कुछ भी मिल जाए, इसलिए आपको ओवरऑल क्या याद रखना है? 15वीं शताब्दी में। कब? यस, तो बोलिए 1487 ईस्वी या 15वीं शताब्दी में। क्या बोलेंगे? इसलिए आज के आज सब विनय कुमार पाठक की, अगर कोई और हो तो ठीक है, नहीं है तो आज ही ले लेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बुक। और उसमें अगर यहाँ वर्ष 1487 एक्सेप्ट किया तो 1487 लेंगे, 1494 का क्वेश्चन ले लिया 1494 लेंगे, अन्यथा 15वीं शताब्दी लेकर के चलेंगे। क्लियर हो गई बात है? चलिए, तो ये क्या बोले? ये 1487 ईस्वी का बात है। कब का बात है ये? या 15वीं शताब्दी, है ना, उसी को बोलते हैं 15वीं शताब्दी। इसमें साहित्य में, इसलिए साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। किन्होंने प्रयोग किया? तो दलपत राव ने। किन्होंने प्रयोग किया? और इस पूरे मैप भूमि जिसको आपने देखा, उस क्षेत्र में वो रहते थे खैरागढ़ में, तो भैया वो अपने दलपत राव ने एक कविता लिखी, समझ लीजिए आपके लिए। उसमें क्या लिख रहे हैं कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, केर हिम्मत से न लड़ैया रही। इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले उन्होंने शब्द प्रयोग किया गढ़ छत्तीस का। किस शब्द का प्रयोग किया? गढ़ छत्तीस का। किसका प्रयोग किया? गढ़ छत्तीस का। तो छत्तीसगढ़ के शिवनाथ नदी, कौन सा नदी? छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी? तो भैया छत्तीसगढ़ जब आप ऐसा देखोगे, आने दो, हाँ, जब ऐसे छत्तीसगढ़ देख रहे थे, अभी मैप देख रहे थे ऐसा करके, है ना, समझिए छत्तीसगढ़ का मैप है। तो यहाँ हो गया आपका सरगुजा संभाग, ये हो गया बिलासपुर संभाग, ये हो गया दुर्ग संभाग, ये हो गया बस्तर संभाग। यहाँ जब हमारी निकलती है कौन? शिवनाथ नदी निकलती है। क्लियर हो गई बातें? निकलती है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ थे और ऊपर 18 गढ़ थे। कहाँ कहाँ गढ़ थे? शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 गढ़ थे। 18 गढ़ या किले मतलब 18 राजाओं का शासन था। क्लियर हो गई बात है ना? तो छत्तीसगढ़ के शिवनाथ नदी, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कितनी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का और इन 18 गढ़ का बहुत वैल्यू है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में कितने गढ़ हैं? शिवनाथ नदी के दक्षिण में कितने गढ़ हैं? इस तरह छत्तीसगढ़ में कुल कितने गढ़ या किले थे? 36 थे, इसलिए हमारा नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़। तो इसके आधार पर ही भैया, है ना, इस क्षेत्र में रहते थे, तो दलपत राम ने क्या बोला? गढ़ छत्तीस का। इन्होंने क्या प्रयोग किया शब्द छत्तीसगढ़ के लिए? कि गढ़ छत्तीस शब्द का प्रयोग किया। क्लियर हो गई बातें? तो छत्तीसगढ़ का साहित्य में सबसे पहला प्रयोग किन्होंने किया? किन्होंने किया? किन्होंने किया? कब किया? किस राजा के अधीन थे? कहाँ के वो राजा थे? 1487 और, चलो हो गया भाई। अब ये तो हो गया साहित्यिक रूप से प्रयोग करना। क्लियर हो गई बातें? सब पीडीएफ मिले, घर जाकर रिवीजन करना आज फटाफट, है ना। साहित्यिक के बाद अगला आ जाता है क्वेश्चन, राजनीतिक रूप से प्रयोग किसने किया? किस रूप से? राजनैतिक रूप से। किस रूप से? इसलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनना होगा कि साहित्यिक बोला, राजनैतिक बोला, आपका क्या बोलते हैं, शासकीय बोला है कि भैया आपका बोला है ऐतिहासिक बोला है, कुछ ध्यान देना होगा। सबका अलग अलग आंसर है, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम लोग कौन शब्द की तरफ? राजनीतिक रूप से किसने प्रयोग किया? क्लियर हो गई बातें? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द किसने प्रयोग किया था बताइए? दलपत राव। कौन से राजा के अधीन थे? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। कहाँ के राजा थे वो? खैरागढ़ के। कहाँ के? खैरागढ़ के। और क्या शब्द प्रयोग किया था उन्होंने? गढ़ छत्तीस। क्या? गढ़ छत्तीस। उसी को जब मेंस में लिखो तो लिखना पड़ेगा कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, है ना, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, केर हिम्मत से न लड़ैया रही। ठीक, मगर अभी उसका काम नहीं है। अगला चलते हैं भैया हम लोग, कहाँ गया हमारा? हाँ, राजनीतिक रूप से प्रयोग। ठीक है, अब राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक वाले कार्यों में किसने प्रयोग किया, तो उसको देख लेते हैं कहानी को। फिर अब आ जाता है कौन सा राज्य? रतनपुर राज्य। कौन सा राज्य? बिलासपुर का रतनपुर है, माया माता मंदिर रतनपुर वाला, बस वही रतनपुर का बात कर रहा है। तो कहानी को हल्का हल्का सुन लो, इतिहास में तो पढ़े ही। कौन कौन पढ़ लिया छत्तीसगढ़ का इतिहास? हाथ उठाइए एक बार।
इतना तो पढ़ ही लिए, सब जान ही रहोगे फिर तो, है ना। आओ तो जो नहीं जानू थोड़ा सा बताते हैं। छत्तीसगढ़ पहले भैया मध्य प्रदेश का ही ये वाला हिस्सा था। क्लियर होगी बातें, ये पूरा मध्य प्रदेश था और ऐसा निकला उस हिस्सा क्या था, बस्तर छत्तीसगढ़ सटा हुआ था। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर पड़ता है T4 त्रिपुरी। क्या पड़ता है? T4 त्रिपुरी। त्रिपुरी में एक बहुत ताकतवर साम्राज्य चलती थी, किनकी? कलचुरियों की। किनकी? तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कलचुरी राजाओं का शासन। किनका शासन था? कलचुरी राजाओं का। किनका? कलचुरी राजाओं का। इन्हीं कलचुरी राजाओं में से बाद के कुछ राजा जब बड़े होने लगे, फैमिली परिवार, तो वे क्षेत्र बड़ा करने के लिए निकल गए, अलग अलग क्षेत्र पर शासन करेंगे करके। उसके लिए निकलते हुए भैया इस क्षेत्र में आ गए। कहाँ पे आ गए? इस क्षेत्र में। और सरगुजा सभा के जस्ट नीचे क्या पड़ता है? कोरबा। क्या पड़ता है? कोरबा। कोरबा में आ गए भैया कहाँ पर? वो तुम्माड़। बोलो, हाँ बोलो बोलो, तुम्माड़। कहाँ गए? तुम्माड़। तुम्माड़ में फिर भैया स्थापना, परमानेंट कहानी बहुत सारी है, मगर परमानेंट अपना शासन बैठा दिया किन्होंने? कलिंग राज ने। किन्होंने बैठाया परमानेंट शासन? कलिंग राज नामक कलचुरी शासक ने। किसने? कलिंग राज नामक कलचुरी शासक ने तुम्माड़ में भैया अपना परमानेंट शासन बना दिया। उसी वंश में आगे बढ़ते बढ़ते एक शासक होंगे, कौन? रत्नदेव प्रथम। कौन होंगे? रत्नदेव प्रथम। कौन होंगे? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम भैया यहाँ तुम्माड़ पे है, मैंने कोरबा वाले हिस्से पे। और कोरबा के जैसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा बिलासपुर है कि नहीं? बिलासपुर है ना। तो भाई उनका भाई डेली डेली शासन करते करते मन बोर हो गया। एक दिन बोले चलो यार आज चलते हैं कहाँ? नगर भ्रमण के लिए चलते हैं या शिकार के लिए चलते हैं। दोनों ही बातें पता चलती है। कोई बोलता नगर भ्रमण के लिए गए थे, कोई बोला शिकार के लिए गए थे। इस तरीके से नगर भ्रमण के लिए करते करते घूमते फिरते भैया यहाँ पहुँच जाते हैं बिलासपुर। और बिलासपुर के स्थान पहुँच जाते हैं जिसको आज आप जानते हो रतनपुर के नाम से। तो पूरा जंगल वंगल घूम लिए, नगर वगैरह घूमे, शिकार वगैरह कर लिए, थक गए बेचारे। तो थकते हैं तो एक पेड़ के नीचे अपना बढ़िया टेंट वेंट लगा करके आराम सोते रहते हैं। ऐसा करके उनको अचानक से भी सपना आता है कि हे पुत्र, तुम जिस पवित्र स्थल पर सोए हो ये मेरा स्थल है और ये बहुत ही पवित्र स्थल है। मैं महामाया माता माँ बोल रही हूँ, तुमको इस स्थल पर मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण करवाना होगा। क्लियर हो गई बात है। राज चहक उठता है, अरे ये क्या देखा मैंने। तो जैसे ही उस सपने से देखते हैं, हंसने वाली बात नहीं है, अभी महामाया मतलब सपने में भेज दूंगा बेटा, हाँ फुल सेटिंग है मेरा। तो देखते हैं उठते तुम समझ जाते कि नहीं ये कोई नॉर्मल स्थान नहीं है, ये कोई शक्तिशाली स्थल है। क्लियर हो गई बातें। तो उसके फिर वो वापस जाते हैं, ये फिर वापस जाते हैं भैया बिलासपुर के इस क्षेत्र से, कहाँ जाते? तुम्माड़। और वहाँ से अपना पूरा पोथी पुढ़ार शासन वासन लेकर के सब आ जाते हैं। कहाँ पर? इस स्थल पर आ जाते हैं। यहाँ पर महामाया माता का मंदिर बनाते हैं और अपने नाम से, रत्नदेव के नाम से इसका क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है? रतनपुर पड़ जाता है। क्लियर हो गई बातें। इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था और लास्ट में पूछा भी गया था कि तुम्माड़ में शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन होंगे? रत्नदेव होंगे, है ना। चलिए, तो इस तरह से पड़ गया ये रतनपुर। फिर रतनपुर में ऐसे उनके वंश में चलते 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 अगले राजा कौन आ जाएंगे? तो बताइए, अगले राजा आ जाएंगे कौन? राज सिंह। कौन आ जाएंगे? राज सिंह। तो रतनपुर के राजा राज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ठीक है। तो रतनपुर में किनका राज है? राज सिंह के दरबारी कवि हैं कौन? गोपाल मिश्र। कौन है? कौन है? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1689 ईस्वी में अपनी रचना खूब तमाशा में किया था। किसमें किया था? खूब तमाशा। तो उन्होंने पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? खूब तमाशा। क्या नाम था? खूब तमाशा। कब लिखा था? तो 1689। कब लिखा था? ठीक है, याद हो गई बातें। खूब तमाशा में उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो कैसे किया था उस वाक्यांश को देख लीजिए। उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ गोढ़ जहां बड़े गड़ोई जानी, सेवा स्वामीन को रह सके एड को मानी, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक संदर्भ में सबसे पहला प्रयोग। ये लाइन उन्होंने लिखा था। क्लियर हो गई बातें। क्या लाइन लिखे थे? कि छत्तीसगढ़ गोढ़ जहां बड़े गुड़ई जानी। क्या बोले? छत्तीसगढ़ गोढ़ जहां बड़े गुड़ई जानी। क्या बोले? छत्तीसगढ़ गोढ़ जहां बड़े गुड़ई जानी, सेना स्वामीन को रह सके एड को मानी। क्या बोले? एड को मानी। हो गया। इसलिए देखिए इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं शब्द? ये छत्तीसगढ़। और उसमें भी सेना वगैरह स्वामी वगैरह का बात कर रहे हैं, मतलब राजा वजा सेना उना स्वामी का बात कर। तो ये किसका परिप्रेक्ष्य है? राजनीतिक संदर्भ का। किसका है? राजनीतिक। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो गोपाल मिश्र ने। किसने किया? गोपाल मिश्र ने किया। उन किसके कौन राजा थे उस समय, है ना? कब किया? 1689 में। तो साहित्यिक रूप से किसने किया? दलपत राम राव। किन्होंने? दलपत राम राव। और भैया राजनीतिक रूप से गोपाल मिश्र। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब आ जाते हैं राजनीतिक के बाद अगला शब्द है शासकीय रूप से। क्या रूप से? शासकीय। इसलिए एग्जाम में बहुत ध्यान देना बारीकी से। एक क्वेश्चन छूटा, हड़बड़ा के मारे काम खत्म, पैसा हजम।
अब शासकीय रूप से सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम से पहला प्रयोग 1795 ईस्वी के बिलासपुर गजेटियर में ब्रिटिश अधिकारी ब्लंट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बिलासपुर के ब्रिटिश अधिकारी J.T. ब्लंट। क्या? J.T. ब्लंट। तो बोलेंगे ब से बिलासपुर, ब से ब्लंट। क्या बोलोगे? ब्लंट। और ब्लंट ने क्या किया? शासकीय रूप से प्रयोग किया ब से बिलासपुर गजेटियर में। ठीक है, तो ब से बिलासपुर, ब से ब्लंट, ब से बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से पहला प्रयोग। बोलिए फिर से एक बार ऐसे ही। ठीक है, कब प्रयोग किया? तो कब के प्रयोग किया? 1795। कब प्रयोग किया? 1795। अगला चलते हैं। अब अगला है ऐतिहासिक रूप से। कैसे रूप से? ऐतिहासिक रूप से। ठीक है, अभी तो चालू हो रहा है पीएससी का दौर, अब तो नाम में हिल जा रहे हो। चारों डाटा, चार नाम कैसे याद रखेंगे? मैं याद कराने पे आऊँगा तो सब करवा सकता हूँ याद, है ना। बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं, जान नहीं रहे तुम लोग। कैसे पुण्य बताओ? हाँ, सब याद करेंगे, तुम लोग को नहीं करवाएंगे। तुम लोग याद करना है, क्योंकि भैया याद करोगे तभी एग्जाम में परफॉर्म करोगे, है ना। क्योंकि अंतिमता आपको याद होना चाहिए। देखना भी कैसे याद कराऊंगा, एक एक डाटा एक एक फट 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 बोलोगे, देखना भी। फिलहाल चलते हैं इसकी ओर। लास्ट में आते हैं भैया है वंशी का इतिहास लिखने। तो अगला प्रयोग क्या है? ऐतिहासिक रूप से। किस रूप से? ऐतिहासिक रूप से। देखते हैं कि सबसे पहला प्रयोग किसने किया? ऐतिहासिक रूप से पहला प्रयोग। तो इतिहास के पन्ने में होना चाहिए। तो किसका इतिहास था? है वंशी का इतिहास। किसका इतिहास? तो है वंशी का इतिहास विक्रम विलास। कहाँ है? विक्रम विलास। क्या बोलिए? है वंशी इतिहास विक्रम विलास। व से विक्रम विलास। क्या बोलेंगे? बोलिए। व से विक्रम विलास, ब से विक्रम विलास, ब से बाबू रेवाराम। क्लियर हो गई बातें? तो बोलिए इतिहास बोलेंगे है वंशी इतिहास विक्रम विलास, विक्रम के ब से बाबू रेवाराम। तो भैया है वंश के इतिहास लिखने वाले बाबू रेवाराम ने 1896 ईस्वी में अपनी रचना विक्रम विलास में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया और ये छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक रूप से सबसे पहला प्रयोग था। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। चार पढ़ लिए हम लोग, साहित्यिक पढ़ लिए, राजनीतिक पढ़ लिए, शासकीय पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए हम लोग? आपका ऐतिहासिक। चार प्रकार समझ लिया आप लोग बात को। आओ आगे बढ़ते हैं। महाजनपद के राजा कौन थे? महाजनपद के राजा तो जैसे आप समझे थे छत्तीसगढ़ का, है ना, त्रिपुरी वाला से आपको यही समझाता हूँ थोड़ा। भारत इतिहास में तो पढ़ ही चुके हो, फिर भी भैया जैसे हम लोग देखे थे हमारा भारत, क्या देखे थे? भारत। तो भारत में अलग अलग जब साम्राज्यों का उदय होना चालू होता है, जब लोहे वगैरह की खोज हो जाती है तो सभी राजा लोग समृद्ध होने लगते हैं लोहे की खोज के बाद। तो अलग अलग करके टोटल ऐसे 16 महाजनपद रहते हैं। कितने महाजनपद रहते हैं? 16 अलग अलग राजाओं का शासन। तो कितने राजाओं का शासन? 16। तो भारत में कितने शासन राजाओं का शासन था? 16। 16 में जो मगध के यहाँ पे अब इस वाले मगध जिसको आज बिहार बोलते हैं, इस मगध बिहार वाले क्षेत्र में किसका राज था? जरासंघ का राज था। किसका राज था? जरासंघ, जो कभी मरता नहीं था। क्या होता था भैया? मरता नहीं था। उसको मारने के लिए पांडव के भैया भाई गए थे। कौन? भीम जी। कौन गए थे? भीम जी। और ये बहुत बड़ा मल्ल योद्धा था जरासंघ, कोई भी मारे मरेगा ही नहीं। उसको बीच से पड़ के भीम जी चीर देंगे, फिर से चिपक जाता था, फिर से चीरे फिर से चिपक जाता था, है ना। तो हालत खराब हो गया भीम जी का, इसको तो मार ही नहीं सकता मैं, बार बार फाड़ दे रहा हूँ, बीच से फिर चिपक जा रहा है। तो इतने खतरनाक राक्षस, बताओ लोग दहशत में नहीं रहेंगे? बस वैसी दहशत में लोग, फुल दहशत में। क्या रे? अत्याचार कर, अत्याचार पे अत्याचार, अत्याचार पे अत्याचार। आम का अचार। क्या बोल दिए? आम का अचार। आम के अचार से याद रखना 36 लोग। कितने लोग भैया? याद रखो आगे। हाँ कितने लोग? 36 घर। कितने लोग? 36 घर। तो 36 परिवार थे, चर्मकार परिवार। कितने लोग भैया? 36 चर्मकार परिवार, मतलब चमड़े का काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, वैसे 36 घर के लोग, 36 परिवार लोग उठ करके वहां से बिहार के क्षेत्र से भाग करके नीचे आ गए। नीचे यहाँ पे कौन हमारा राज्य? कौन हमारा राज्य? छत्तीसगढ़। तो यहाँ से 36 घर, क्या 36 घर आए और यहाँ करके भैया 18 घर ऊपर बस गए, 18 घर नीचे बच गए शिवनाथ के। तो 36 घर से ही आगे जाके हो गए 36 घर से छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से महाजनपद काल से हमारे क्षेत्र राज्य का नाम का संबंध क्या है कि महाजनपद काल में मगध साम्राज्य में, मगध जो महाजनपद थी, मगध जनपद में एक राजा होता था जरासंघ। कौन राजा होता था? जरासंघ। जरासंघ के अत्याचार से 36 चर्मकार परिवार वहां से भाग करके आ गए कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में रहने लगे, इसलिए उसका नाम हो गया छत्तीसगढ़। घर घर से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया? गढ़ हो गया। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया। ये एक तो कहानी है।
चलो, हाँ, फिर भीम उनको चीर, तो वही कृष्ण भगवान थे, बोले बेटा जब चीर रहे हो ना तो कृष्ण जी ले दातुन दतुन दतुन कैसे फाड़े, बोलते बेटा चीर तो दे रहे हो तुम ऐसा, मगर चीर के तुम ऐसा मत फेंको, बोला चीर के राइट वाले को लेफ्ट में फेंको, लेफ्ट वाले को राइट में फेंको, तो कभी नहीं जुड़ेगा बोले। तब फिर भीम जी उनको जब तिबारा जब फाड़ दिए बीच से, तो राइट वाले को लेफ्ट की ओर फेंक दिए, लेफ्ट वाले को राइट की ओर फेंक दिए, तो अलग अलग दिशा में जब फेंक दिए विपरीत अंगों को, तब फिर वो नहीं जुड़ पाए। इस तरह से उनका अंत हो गया किसका, जरासंघ का। मगर तब तक ये 36 परिवार आके बस गए थे छत्तीसगढ़ में। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलो, महाजनपद के राजा जरासंघ के अत्याचार से पीड़ित होकर 36 चर्मकार परिवार छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ बनाकर बसे, और इसी का भ्रंश क्या हो गया, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। तो महाजनपद वाला कहानी समझ में आ गया, जरासंघ नामक राक्षस वाला। आओ अब चलते हैं, कलचुरी शासक चेदीय वंशी भी कहलाते, क्या कहलाते थे, चेदीय वंशी भी कहलाते थे। तो इसका फिर महाजनपद से संबंध है, ये दोनों महाजनपद की कहानियां हैं। कैसे, आइए बताते हैं आपको। इसलिए महाजनपद से दो कहानी, एक जरासंघ का हो गया, एक अगला चलते हैं। ये हमारा क्या प्यारा भारत, क्या ये भारत, जहां ये मगध साम्राज्य था वहीं पे इस हिस्से में कौन सा महाजनपद था, चेदी महाजनपद। कौन सा जनपद था, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद। कौन सा जनपद था, चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद ये हो गया भाई उड़ीसा वाला मेन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र वर्तमान का, उड़ीसा वाला। और उड़ीसा हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा सटा है ना हमारे भारत से, हमसे पड़ोसी राज्य ना हमारा, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सबसे भैया लंबा सीमा साझा करने वाला कौन है, पड़ोसी राज्य, तो उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा सटा है, दिखाएंगे पड़ोसी उड़ीसा राज्य, चिंता मत करो। तो उड़ीसा में सटा, तो यहाँ से चेदी महाजनपद के लोग फैलने विस्तार करने के समय आकर के छत्तीसगढ़ में बैठ गए, फैल गए यहाँ पर भी आकर के। और ये चेदी महाजनपद जो थे, यही जब यहाँ पे आए तो कहलाए चेदीसगढ़। यहाँ का अपने किला बना दिए, तो चेदी के लोग आकर के यहाँ गढ़ बनाए थे, इसलिए उसको क्या बोल दिया, चेदीसगढ़। चेदीसगढ़ का ही नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एक महाजनपद था कौन सा, मगध महाजनपद, एक तो है चेदी महाजनपद। यहाँ से जरासंघ से भाग के आते छत्तीसगढ़, वे चेदी महाजनपद से आते यहाँ के लोग। क्लियर हो गई बातें। तो चेदी से हो गया चेदीसगढ़, वहां से हो गया भैया क्या, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। आओ, तो कलचुरी शासक चेदी वंशी भी कहलाते थे। तो जो आए थे चेदी महाजनपद से क्या कहलाते थे, चेदीसगढ़, है ना, चेदी वंशी भी कहलाते थे। उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम चेदीसगढ़ पड़ा। क्या पड़ गया उनका नाम, चेदीसगढ़ पड़ गया, जो कालांतर में छत्तीसगढ़ हो गया। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का भाग था, इसलिए चेदीसगढ़ कहलाया, और बाद में क्या हो गया, चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, चलो अब अगला दो ठो महाजनपद वाला कहानी देख लिए। अब दो ठो कहानी देखोगे शिवनाथ नदी वाला। कौन सा वाला, तो ऐसे ही याद रखना है, चार अलग अलग कहानी, साहित्यिक, राजनीतिक, शासकीय और ऐतिहासिक, है ना, ये चार हो गए। इन चार के बाद दो कहानी किससे, महाजनपद से, फिर दो कहानी किससे, शिवनाथ नदी से। क्लियर हो गई बातें। अब आओ दो कहानी कौन, शिवनाथ नदी वाले देखते हैं कि कलचुरी शासकों के अधीन शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ तथा दक्षिण में 18 गढ़ स्थित थे, इसलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया, और यही सर्वाधिक मान्य मत है। तो छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, इसके लिए सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। यही क्या है, सर्वमान्य मत है। कौन सा मत है, सर्वमान्य मत है। ठीक है, तो शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ के दक्षिण में 18 गढ़, टोटल 18 छत्तीसगढ़। इसी को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ गया है, छत्तीसगढ़ पड़ गया। क्यों, क्योंकि फिजिकली देख रहे हैं 18 गढ़ की आज भी मौजूद है ना, इसलिए। अगर चलते यहाँ फिर देखिए शिवनाथ वाला कि कलचुरी शासक कल्याण से है, कौन सा राजा, कौन सा, तो क से कलचुरी, क से कल्याण, बोलो क्या बोलोगे, तो कलचुरी शासक कल्याण साय ने एक प्रथा लागू की थी। कौन सी प्रथा, जमाबंदी प्रथा। कौन सी प्रथा, जमाबंदी प्रथा। तो कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा चालू की थी। इसी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर ब्रिटिश अधिकारी चिस्म ने, किसने 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 किसकी जमाबंदी प्रणाली के आधार पर, कलचार्य कौन से राजा थे, तो कलचुरी शासक कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली को आधार बना करके अंग्रेज चिस्म ने, किसने, अंग्रेज चिस्म ने इस क्षेत्र को 36 गढ़ों में बांटा, और इन 36 गढ़ों के आधार पर इनका नाम क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक होगी बातें। तो वही छत्तीसगढ़ में बांटा, इससे दो शिवनाथ वाले कॉन्सेप्ट से, शिवनाथ से दो, महाजनपद से दो, और चार वो, टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 8 कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, अभी नाम खत्म नहीं हुआ छोटो, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्तों, पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त। आओ
वो 4 कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गया। अब देखते हैं आगे नामकरण का इतिहास। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, बोलेगा जब राम जी की पावन धरती बनी हुई थी हमारी भारत, ठीक है, तब उस समय का बात पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नाम क्या है? क्या नाम है? दक्षिण कोसल। क्या नाम है? क्या नाम है? क्लियर हो गई बातें? राम जी की माता का नाम क्या था? कौशल्या। तो राम जी की माता कौशल्या जी के नाम से ही पूरा क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कौशल क्षेत्र। क्या पड़ा? कौशल क्षेत्र। कौशल क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा कहलाया उत्तरी कौशल। क्या कहलाया? उत्तरी कौशल। मतलब यूपी पूरा नेपाल तक का हिस्सा क्या हो गया भैया? उसमें आ गया। क्लियर हो गई बात है? और यूपी के नीचे वाले हिस्से में कौन आ गया? यूपी के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो नीचे माने दक्षिण हिस्सा, इसलिए कौशल का दक्षिण हिस्सा क्या कहलाया? दक्षिण कौशल। तो राम जी की माता कौशल्या जी के नाम के आधार पर, ठीक है, भानुमंत की इकलौती पुत्री थी वो। तो भानुमंत पूरे कौशल क्षेत्र के राजा थे। कहाँ क्षेत्र के राजा थे? कौशल क्षेत्र के राजा थे। क्लियर की बातें? तो जब कौशल क्षेत्र के पूरे भानुमंत जी राजा थे, और भैया उनकी पुत्री कौन थी? भानुमंत की पुत्री माता कौशल्या। माता कौशल्या। कौशल्या जी का विवाह किनसे हो गया? राम जी के पिता दशरथ जी से। किनसे? राम जी के पिता दशरथ जी से। दशरथ जी से जब विवाह हुआ तो कौशल्या माता इकलौती बहन थी, इकलौती बेटी थी। तो बोले दहेज में जाओ, पूरा क्षेत्र ले लो बेटी, तुम्हारा ही तो है। तो दहेज में भैया राजा दशरथ को क्या मिल गया? पूरा कौशल प्रदेश मिल गया। क्लियर हो गई बातें? उसी कौशल प्रदेश में जब वनवास के समय कौन आ जाते हैं? पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राम जी आ जाते हैं। और यहीं पे लव और कुश राम जी के जो पुत्र होंगे, लव को मिलता है उत्तर क्षेत्र, कुश को मिलता है दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिण क्षेत्र का नाम उनके माता कौशल्या का नाम क्या हो जाता है? दक्षिण कौशल। क्या हो जाता है? तो सबसे प्राचीन कहानी है ये राम जी के समय का, इसलिए सबसे प्राचीन है। इसलिए बताइए सबसे प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ का क्या है? और कौशल नाम किसके आधार पे है? कौशल्या माता के नाम के आधार पर, क्योंकि उनके पिताजी थे कौशल नरेश भानुमंत। तो जो विवाह करके आते हैं तो देखिएगा, आप बोलेंगे ये बिलासपुरहीन है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिलासपुरहीन है, ये रायपुरहीन है ना, बोलते हैं ना ऐसा। तो वैसे वो कौशल क्षेत्र से आई थी जब माता विवाह करके इस क्षेत्र में, तो इनको ही बोले ये कहाँ गए हैं भैया? कौशल प्रदेश के हैं, कोसलहीन है ना। तो इसलिए कोसलहीन से कौशल्या क्षेत्र नाम पड़ गया। क्लियर हो गई बातें? इस तरीके से आओ। तो सबसे प्राचीन नाम क्या छत्तीसगढ़ का? क्या है? यस। रामायण काल में क्या नाम था? दक्षिण कौशल ही होगा। तो भाई सबसे प्राचीन नाम, रामायण कालीन नाम। महाभारत काल में किस नाम से जानते थे छत्तीसगढ़ को? कौशल और प्राक कौशल। किस नाम से? कौशल और प्राक कौशल। गुप्त काल में किस नाम से? दक्षिणापथ। गुप्त काल में दक्षिणापथ। मुगल काल में, मुगल काल में रतनपुर राज्य। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में, क्लियर हो गई बातें? ब्रिटिश काल में क्या बोलते थे? महाकौशल। और ब्रिटिश से ही एक ब्रिटिश अधिकारी कौन? कनिंघम। ये ब्रिटिशर्स है, तो ये भी क्या बोलेगा? महाकौशल। क्या बोलेगा? महाकौशल। चीनी यात्री हेन सांग अपनी यात्रा वृत्तांत सियुकी में छत्तीसगढ़ को किस नाम से बोला था? ये कियासलो। तो कौशल नाम था, कहेंगे कौशल नहीं लिख पाए तो क्या लिख दिया? चाइनीज कियासलो लिख दिया। कौशल को क्या लिख दिया? वो कियासलो। तो कौशल को क्या लिख दिया? कियासलो। कौन लिखा? चीनी यात्री हेन सांग। कौन लिखा? ये भारत में किस राजा के समय आया था? भारत में हर्षवर्धन। किसके समय? हर्षवर्धन। याद भी कराया था, बोलो कि ह से हेनशांग, ह से हर्षवर्धन भूल जाते हो। बोलो क्या है भैया? भारत में कौन सा शासक था? ह से हर्षवर्धन, ह से हेनशांग। कौन है? हेनशांग। क्लियर हुई बातें? इसने एक पुस्तक लिखा था जिसमें अपने यात्रा के बारे में वर्णन करता था। उस पुस्तक का नाम क्या था? सियुकी। क्या था पुस्तक का नाम? सियुकी। क्या था भैया? सियुकी। उसी सियुकी में जब ये छत्तीसगढ़ घुमा तो यहाँ का एक चैप्टर लिखा, उस चैप्टर में टाइटल डाला क्या? कियासलो। क्या? कियासलो। तो कौशल, कौशल निकल नहीं पाता था चाइनीज आदमी, तो कौशल क्या बोल दिया? ख्यासलो। क्या बोल दिया? ख्यासलो। ठीक है, चाइनीज आदमी तो ख्यासलो ऐसा बोल दिया, इसलिए भाई नाम क्या बोल दिया? ये खियासलो। अगर लोग कनिंघम क्या बोलता था? अंग्रेज था तो महाकौशली बोलेगा। टेमली, टेमली ने क्या बोला भाई क्षेत्र को? क्या बोला? हाँ, तो टेमली याद रखना, टेमली में अधिष्ठी ट ठ ड। क्या बोलोगे? ट वाला ठ बोल रहा है, ठीक है ना, ट ठ ड से याद रखना। टेमली क्या बोल रहा है? अधिष्ठी। क्या बोल रहा है? अधिष्ठी। और डॉक्टर शंकर से वो क्या बोल रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, डॉक्टर शंकर से छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ, छत्तीसगढ़ किलो या गढ़ों का प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या है?
हाँ, तो छत्तीसगढ़ शब्द का मतलब ही है छत्तीसगढ़ किलो का या गढ़ों का प्रदेश है। क्लियर हो गई बात है? ये बात कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर शंकर शेष। कौन बोल रहे हैं? चलो, नामकरण खत्म हो गया। ठीक, तो ये भैया पूरा कहानी पढ़ा दिए हैं, ये भी इतना पढ़ा दिए हैं, इसको याद रखने का। अब आगे बढ़ते हैं। याद करोगे ना, सब पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है? कल पूछेंगे सबसे। आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है? चलो चालू करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग भैया मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ में। नाम से तो परिचित हो गए, है ना? अब नाम से परिचित से जब आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं? पहला इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलते हैं? माय नेम इज प्रतीक सिंह। क्या बोलूंगा मैं अपने बारे में? माय नेम इज प्रतीक सिंह। आप सभी अपना पहला नाम बोलेंगे, फिर बोलते हैं ना कि माय फादर नेम इज दिस दिस दिस, क्योंकि हम पुरुषवादी समाज में रहते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? माय फादर नेम इज दिस दिस दिस, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे भी यही बताएगा ना कि आप जो प्रतीक सिंह हो, आप बने किसके जरिए हो। तो बताओ कि मेरे पिताजी का नाम ही, इनसे मैं बना हूँ। वैसे ही छत्तीसगढ़ का नाम तो अब आप बता दिए, अब ये बताओ ना कि बना किससे, किससे बना है ये बताना पड़ेगा। इसलिए भी कहानी आ जाता है क्या भैया? मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़। क्या कहानी आ जाती है? कि मध्य प्रांत नामक कोई क्षेत्र था आपका आधुनिक भारत में, वहां से वर्तमान छत्तीसगढ़ तक का सफर अब हम देखने वाले हैं कि बना कैसे। बनने के बाद नाम तो हम छत्तीसगढ़ दे दिए और नाम का इतिहास भी हम लोग देख लिए, अब देखेंगे बना कैसे। तो भैया चलते हैं भैया कहाँ, किसकी ओर? मध्य प्रांत की ओर। किसकी ओर? मध्य प्रांत की ओर। चलो, क्या बात है मोनिका, बड़ा खुश होकर देख रहे हो? हाँ, तो तेजी से पढ़ाना है, पागल पूरा एकदम। अरे आओ, है ना? हाँ, चिंता तो कल पूछेंगे ना, कल रिवीजन होगा। आप लोगों को भी काहे डर रहे हो? कल पीडीएफ होगा, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा सब, तब तो पता चलेगा कितने याद है, किस कौन कितने पानी में है। और जब याद नहीं होगा तब फिर मैं टेक्निक बताऊंगा, ठीक है? कहानी सुनाई दी इतना सारा, बाकी टेक्निक बताएंगे, ठीक है? 1489 1689 करके याद करेंगे। 1487 1689 1795 1896 ऐसे याद करवाएंगे। 1487 1689 1795 1896, 4 ठो सन खत्म हो गया। फिर बोलेंगे राजा का नाम बोलेंगे, दलपत रामराव बोल देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे गोपाल मिश्र बोलेंगे, फिर आपको बोल देंगे जेटी ब्लैंड बोल देंगे, फिर आपको वो बोल देंगे बाबू रेवराम बोल देंगे। 4 वो खत्म हो जाएगा। फिर 2 भाई शिवनाथ वाला बता देंगे, 2 भैया फिर आपको महाजनपद वाला बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा उधर का। फिर इधर वाला नाम तो आसान है, दक्षिण कौशल दक्षिणापति, सब तो आसान है, कहानी सुनाई दी है। आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत को समझिएगा, मतलब ये पूरा हमारा क्या भारत, क्या है भैया? ये हमारा भारत। भारत में जब अंग्रेज लोगों के समय की बात, किस समय की बात है ये? अंग्रेजों के समय की, शासन के समय की बात हो रही है। 1857 क्रांति का ये बात है। कौन सा क्रांति की बात है भैया? 1857 की क्रांति की बात है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों की नींव पूरी हिल चुकी थी, क्योंकि जब मंगल पांडे ने सैनिक विद्रोह किया मेरठपुर के साथ आपका सैनिक छावनी में, उसके बाद जहाँ पे आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ ली, राजा कुंवर सिंह लड़ लिए, है ना, बेगम हजरत महल लड़ ली, तात्या टोपे लड़, सब के सब मिलजुल के भाई लड़ने लग गए। जब मिलजुल के सब लड़ने लग गए तो भाई अंग्रेजों का नींव हिल गया। नींव हिलने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में राज करी थी ब्रिटिशर्स की, उससे भाई सत्ता का अधिकार छीन लिए। अब बोले आप केवल व्यापार करोगे, अब सत्ता आपसे छीन करके सीधे दे दिए किसको? क्राउन को। ये तो कहानी सुने हो, क्राउन को दे दिए, ब्रिटेन की रानी के अंदर दे दिए, ब्रिटेन की संसद के अंदर दे दिए। तो जैसे संसद के हाथ में आया तो संसद बोला पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई कैसे मैं नियंत्रण रखूं भारत पे कि फिर से इतना बड़ा विद्रोह ना हो पाए, है ना? भैया कहानी सुने ना 1857 की क्रांति वाला, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, वो 1857 के विद्रोह का बात है। तो उस समय जब हो गया तो उस विद्रोह से डर के अंग्रेजों फिर पूरा प्रशासनिक स्तर में सुधार करने लग गए। उसमें आपके सैन्य स्तर पर सुधार किए, याद है? तो उससे पहले सैनिक छावनी हुआ करती थी उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहाँ का होती थी भैया आपके सैनिक छावनी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बोले यार ये सब तो हम संभाल लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बंगाल क्षेत्र में है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है, अब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मद्रास क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में है, सैनिक छावनी कंट्रोल कर ले रहे हैं। मगर अब इन चारों सैनिक छावनी में इंटरलिंक कैसे किया जाए, क्या किया जाए? आपस में इनके भी सामंजस्यता कैसे स्थापित की जाए, इन चारों में कोऑर्डिनेट कैसे बिठाया जाए, इसलिए इन सब के मध्य में पूरा प्रांत बैठा दिया। क्या बैठा दिया? मध्य में प्रांत। तो मध्य में बैठा हुआ प्रांत क्या बोलेंगे? मध्य प्रांत। क्या बोलेंगे? मध्य प्रांत बोलेंगे। तो इस मध्य प्रांत का मतलब समझ लिए कि सभी सैनिकों को आपस में को रिलेट करना, इंटरलिंक करना, प्रशासनिक सुविधाओं को सुचारू करना, ताकि तेजी से हमारे कहीं भी सैनिक का पहुंच सुनिश्चित हो सके। क्लियर हो गई बातें? और यहाँ पे मध्य प्रांत बनाए जिसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या मिला लिए? मध्य प्रदेश का हिस्सा मिला लिए। क्या मिला लिए? बोलो। मध्य प्रदेश। फिर क्या मिला लिए? महाराष्ट्र का हिस्सा मिला लिए। किसका मिला लिए?
महाराष्ट्र कैसे मिला लिए, और इधर जो आपको पूरा छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश तक कैसे इसको मिला लिए। क्लियर हो गई बातें। तो 3 क्षेत्रों को मिला लिया गया। किसको, इसको भैया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर आपका आंध्र प्रदेश तक के हिस्सों को मिला लिए। क्लियर हो गई बातें। तो 3 क्षेत्रों को मिला करके बन गया हमारा क्या, पूरा मध्य प्रांत। क्या बन गया, अब बना तो दिए, अब बनाने के एक मुख्यालय बनाना होगा, सेंटर हेड ऑफिस, इसलिए मुख्यालय बना दिए गए भाई यहाँ पर एक जगह पर। ठीक है, एक जगह मुख्यालय बना दिए, और इस मुख्यालय से फिर अदर सब मुख्यालय बना दिए गए ताकि अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रण कर सके। पहले कहानी समझिए, फिर तो अंदर पेज पढ़ोगे ही, है ना। एक मुख्यालय बना, वहां से और सब मुख्यालय बना दिए अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए। तो उस समय यहाँ छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो था, यहाँ भी एक मुख्यालय बनाया गया, जिस मुख्यालय किसको बनाया गया, रायपुर को। किसको बनाया गया, तो इसमें सब, इस मध्य प्रांत में सबको अलग अलग संभागों में बांटा गया, और उसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। कौन सा एक संभाग बना, छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, और छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय बना कौन, रायपुर। कौन बना, रायपुर। क्लियर की बात है, रायपुर संभाग यहाँ पे बन गया। जब संभाग बना, आदेश प्रशासनिक सुविधा के अनुसार और जिले बनाए गए, गठन किए गए ताकि प्रशासनिक सुविधा और सुचारू हो सके, उस तरीके से क्रम आगत बढ़ते जाएगा। फिर धीरे धीरे गठन देखने लगेंगे। चलते हैं हम लोग वापस अपने डाटा की ओर, जो आपको एग्जाम में पूछेगा। कहानी समझ गए बात। 1857 की क्रांति चालू कर दिए, यहाँ तक आ गए मध्य प्रांत तक। तो आओ, मध्य प्रांत ब्रिटिश अधीन भारत का एक प्रांत था। यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से बना था, किससे, मध्य प्रांत के उन राज्यों से बना था जिन्हें अंग्रेजों ने मराठों या मुगलों से जीत लिया था, है ना, जीत लिए, कब्जा कर लिए हैं। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया, तो 2 नवंबर 1861। कब गठन किया गया, क्या बोलेंगे, बोलिए फिर से, कब किया गया। तो जो मध्य प्रांत पूरा डब्बा बनाया था, वो कब बना था डब्बा, 2 नवंबर 1861 को। उसका हैप्पी बर्थडे कब है भैया बताइए, 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, तो 1861 को उसका गठन हुआ। किसका गठन हुआ, मध्य प्रांत का। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था। डेट क्या बोलेंगे, भूलना नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट एग्जामिनर लिख देता है 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 1861, 1860, 1862, 1863, इसलिए एग्जैक्ट याद होना चाहिए। क्या है डेट एग्जैक्ट, 2 नवंबर 1861। क्लियर हो गई बातें। चलिए, अब इस मध्य प्रांत तो बना दिया, और उस मध्य प्रांत में किसको शामिल किए, तो मध्य प्रदेश को शामिल किए, महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र को शामिल किए, और छत्तीसगढ़ को शामिल किए। किसको शामिल किए बताइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का नागपुर वाला हिस्सा और छत्तीसगढ़ को। हालांकि छत्तीसगढ़ भी है नहीं, छत्तीसगढ़ आप यहाँ के, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ बोला जाए, छत्तीसगढ़ तो भी एमपी में ही है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मीन शामिल किए थे, है ना, मगर आप फिर भी तीनों पढ़ के चलो। किसको शामिल कर लिए, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़, इसमें शामिल क्षेत्र थे। अब मध्य प्रांत का मुख्यालय किसको बना दिए थे फिर, तो तीनों को मिला के बना दिए मध्य प्रांत, और तीनों का हेड ऑफिस कहाँ बना दिए, नागपुर। तो पूछता है सब लाइन के मध्य प्रांत का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर। वैसे ही सन 1861 था ये। सन 1861 में छत्तीसगढ़ जो आपको बना है, देख रहे हैं, सम्मिलित किया गया है। तो सन 1861 में जैसे आपका नागपुर बन गया मुख्यालय, वैसे सन 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, तो संभाग को और अलग अलग इकाइयों में बांटने के लिए कितने जिलों में तोड़ दिया छत्तीसगढ़ को, 3 जिलों में। कितने जिलों में, 3 जिलों में तोड़ दिया। कितने जिलों में तोड़ दिया, 3 जिलों में। तो 3 जिले बनाए गए भैया 1861 में। पहला जिला कौन बना, रायपुर। दूसरा जिला कौन बना, बिलासपुर। तीसरा जिला कौन बना, तो पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जिला कौन कौन है। ठीक है, संबलपुर था उड़ीसा में जा चुका है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ में कौन बच गया पुराने में, कब बना जिला वो, 1861 में। क्लियर हो गई बातें। अब जैसे 61 के बाद आता है 62, क्या जाता है 62। तो 62 में भैया विकेंद्रीकरण करेगा, है ना, क्या करेगा, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कौन जानता है बताइए, हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। विकेंद्र में बहुत सारे केंद्र, विभिन्न केंद्र, उसका मगर मतलब क्या है विकेंद्र का। अगर शासन में विकेंद्रीकरण कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, शासन में, प्रशासन में, संविधान में क्या मतलब विकेंद्रीकरण का, अभी आप समझ जाओगे। देखो दिमाग थोड़ा लगाएंगे, अभी तो आप लोग खुद बता देंगे। देखिएगा, एक हो गया भैया क्या हमारा, इसको यहाँ पे एक हो गया हमारे सर्कल, ठीक है, हर सर्कल के एक केंद्र हो गया कि नहीं हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया भैया केंद्रीकृत। क्या हो गया ये, केंद्रीकृत। किस पूरे गोले की शक्ति किसमें निहित है, किसमें निहित है, किसमें निहित है,
केंद्र में निहित है। क्लियर हो गई बातें? तो पूरे गोले की शक्ति किसमें निहित है? केंद्रीय में। किसमें? केंद्र में। तो ये केंद्रीकृत, क्या हो गया? केंद्रीकृत। ये पूरे मध्य प्रांत का शक्ति किसमें? नागपुर में। तो पूरा नागपुर कैसे हो गया? केंद्रीकृत। मतलब नागपुर में बैठ के आप बिलासपुर तक को हैंडल करूंगा बोलोगे, रायगढ़ तक को, संबलपुर को हैंडल करूंगे बोलोगे, और अब क्या रायपुर को हैंडल करूंगा, दिक्कत होगा ना होगा। इसलिए क्या करता है भैया, शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंटवारा। तो जैसे आप बंटवारा करेंगे तो एक केंद्र ना होकर के विभिन्न केंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? विभिन्न केंद्र। बोलना है विभिन्न केंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? और इससे क्या होगा कि इस केंद्र में जो शक्ति था ये विभिन्न 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 लोगों में, खंडों में, मुख्यालयों में बट गई। क्लियर होगी बातें? इसे क्या बोलते हैं? शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? इसका मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ही है शक्ति का विभिन्न लोगों में बढ़ जाना। क्लियर हो गई बातें? तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? बोलो। ठीक है, तो वही करेगा ये भी। कैसे किया ये देखते हैं। कि इससे पहले भाई नागपुर को मुख्यालय बना के रखा था, उसका पूरा सत्ता था। उसके बाद क्या किया? 1862 में मध्य प्रांत का विकेंद्रीकरण कर दिया, और विकेंद्रीकरण करके जो मध्य प्रांत था उसको 5 संभाग बनाए गए। इतने संभाग बनाए उसमें? 5 संभाग। मतलब हर संभाग को ताकत दे दी अलग अलग, है ना? यस। तो 5 संभाग बनाए गए। और कौन से 5 संभाग बने? तो पहला संभाग, फिर संभाग, फिर संभाग, फिर संभाग, फिर संभाग। तो बोलो पहला संभाग, दूसरा संभाग, फिर संभाग, फिर संभाग, फिर संभाग। तो छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है। तो ये 3 ठो प्रांत लिए था ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का 1 ठो हिस्सा लिया बस, छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश का 2 हिस्सा लिया, जबलपुर और सागर। क्या लिया? जबलपुर और सागर। अब ये महाराष्ट्र का 2 हिस्सा लिया। क्या क्या लिया? 2 हिस्सा, गोदावरी और नागपुर। तो महाराष्ट्र का 2 हिस्सा बनाया, मध्य प्रदेश का जबलपुर सागर बनाया, छत्तीसगढ़ का 1 हिस्सा बनाया। टोटल कितने संभाग बांट दिया? 5 संभाग में। कब बांट दिया? तो 1862 में। तो पहले जिले में क्या हो गया था? 3 जिले बन चुके। छत्तीसगढ़ पहले 3 जिला बन चुका था। कौन कौन बन गया था? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1800 कब? 61 में। 1800 कब? 61 में बन गया था। कब बन गया था? 1861 में बन गया था। अब छत्तीसगढ़ एक संभाग बन गया, तो हर संभाग का मुख्यालय होता है। जैसे आज पढ़े ना, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग पढ़े शुरू में ही। सबका मुख्यालय पढ़े ना, सरगुजा का सरगुजा है, दुर्ग का दुर्ग है करके पढ़े। तो वैसे उस समय भी संभागों का मुख्यालय बना था। अब पूरा छत्तीसगढ़ एक संभाग बन गया है। क्लियर हो गई बात है? तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग बना दिया है। और उसका मुख्यालय किसको बना दिया? तो रायपुर को। किसको बना दिया? तो भैया संभाग का दर्जा रायपुर को कब प्राप्त हो गया है? कब प्राप्त हो गया है? तो सबसे पुराना संभाग कौन होगा? कब से होगा? इसलिए भी देखिए राजधानी कौन बना बाद में? रायपुर। क्योंकि वहां पे शासन प्रशासन चलाना सीख गए थे लोग आने वाले, है ना? आओ, इसी वजह से 1905 अब चलता है। 1861 हो गया, 1862 हो गया। क्लियर हो गई बातें? अब हम धीरे धीरे आगे जब इतिहास काल में बढ़ते लगते हैं, ये दोनों परिवर्तन होता है किसके कारण? 1857 के विद्रोह कारण। किसके कारण? 1857 के विद्रोह के कारण। ठीक है। अब सब जगह फिर डिवाइड कर दिया, शक्ति बांट दिया, हर जगह नियंत्रण करने के लिए व्यवस्था बना दिया। अब फिर आगे बढ़ने लगे इतिहास के पन्नों में। जब इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ते गए तो अब समय आएगा कौन सा? 1905। कब आएगा? 1905। 1905 में क्या बड़ा घटना हुआ था भारत में? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था। किसका विभाजन हो गया था? बंगाल का। बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कब? 1905 में। तो 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के 5 रियासत। कहाँ? उत्तर जो छत्तीसगढ़ है, जिसको आप सरगुजा संभाग के रूप में जान रहे हो, वहाँ कितनी रियासतें थी? 5 रियासतें थी। पहले कितनी रियासतें थी? 5 रियासतें थी। तो जिसका जब सरगुजा संभाग बोल रहे हो उत्तर छत्तीसगढ़ हो गया। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें? 5 रियासतें। कितनी? 5 रियासतें। 5 रियासतों में कौन कौन था? कोरिया जिला पढ़े ना आज वहां पे, कोरिया जिला 2nd नंबर। वही क्या? कोरिया रियासत। दूसरा रियासत कौन था? चांग बखार। कौन सा रियासत? चांग बखार। तीसरा रियासत, चौथा रियासत, 5वां रियासत। तो देखिए पूरा ये उत्तर आपका सरगुजा संभाग वाला का बोल रहा है। क्लियर हो गई बातें? 5 रियासतें बनाएगा भैया। अभी तक छत्तीसगढ़ आपका ऐसा था। अब यहाँ से भैया बंगाली विभाजन कारण इस पे एक्स्ट्रा लाके जोड़ दिए। क्लियर हो गई बातें? 5 रियासतें जोड़े इस पर, 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ दिए। समझ लो, है ना आप लोग समझने के लिए। सबसे पहले किसको जोड़ दिए? कोरिया। किसको जोड़े? कोरिया। फिर किसको जोड़ दिए हम लोग? चांग बखार। किसको जोड़े? चांग बखार। फिर किसको जोड़े? उदयपुर। ऐसा बस समझाएंगे, उदयपुर। फिर किसको जोड़ दिए भैया? सरगुजा। फिर किसको जोड़ दिए? जसपुर। तो क्या क्या?
कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर। बोलो क्या क्या? कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर। इन 5 रियासतों को लाया गया और लाकर कैसे भैया, किससे बोले? बंगाल वाले क्षेत्र से, उड़ीसा वाले क्षेत्र से उठाए और लाकर बोले अब तू छत्तीसगढ़ में। क्या बोल दिया? अब तू छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो 1905 से पहले छत्तीसगढ़ ऐसे था, ठीक है। 1905 के बाद छत्तीसगढ़ आपका ऐसा हो गया। क्लियर हो गई बात है ना? समझ आ गई बातें? यस। तो 1900 कब उसका मुंडी कब आया भैया हमारे छत्तीसगढ़ का? 1905 में। और जब 1905 में आया तो भैया बिलासपुर से लेकर के पूरा दक्षिण तक का तो नक्शा पहले से था। अब उत्तर का हमको नक्शा मिल गया, इसलिए छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो आप स्वरूप देखते हो ये आपको सबसे पहले कब देखने मिलेगा? 1905 में। मतलब आज जैसे मैप आप देख रहे थे वैसा मैप कब बना पहली बार? 1905 में, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तब तो लाके जोड़े थे, जब मुंडिया के जुड़ेगा तब तो भैया पूरा नक्शा तैयार होगा ना। यस। तो ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप सबसे पहले कब देखा गया? 1905 में। आइए, 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान छत्तीसगढ़ के 5 रियासत कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया। कहाँ से शामिल किया? तो ये बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र से। कहाँ शामिल किया गया इन 5 रियासतों को? हाँ, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के कारण ही संबलपुर को दे दिया गया उसको। हमारा संबलपुर जिला था ना हमारे पास, वो संबलपुर उसको दे दिए, तो एक दिए और उसके बाद एक ले लिए। संबलपुर दिए और ये 5 रियासत लिए। क्या किए? ठीक है, संबलपुर दिए और 5 रियासत लिए। 5 रियासत कौन कौन सा लिए? कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर। ये 5 रियासत ले लिए, कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। और शामिल कर दिए बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर से ले लिए। और संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग करके उड़ीसा प्रांत में शामिल कर दिया गया है ना। उड़ीसा उनको संबलपुर दे दिए, 5 रियासत ले लिए। तो वो संबलपुर दिए किसको? उड़ीसा प्रांत को। और 5 प्रांत किससे लिए? बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर, पठार से। दोनों याद रखना, इसमें हर एक लाइन क्वेश्चन है। इस तरह से देखा जाए तो 1905 में ही पहली बार छत्तीसगढ़ का वास्तविक स्वरूप सामने आया। और कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र यानी जो मैप आप देख रहे थे वो कब बना? 1905 में। कब बना? 1905 में। तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप या वर्तमान मैप कब बन करके रेडी हुआ? 1905 में। कब रेडी हुआ? 1905 में। चलिए अब इसके आगे भैया कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। कल यहाँ तक PDF डाल दिया जाएगा ग्रुप में आप लोगों के, है ना। सब PDF से पढ़ लेंगे। और जो PDF में नहीं होंगे वो अपने आसपास जो मित्रगण बैठे होंगे उनको नंबर दे करके अटैच करवा लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप का नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। जो कितने लोग नए हैं? 2 जन नए दिख रहे हैं मेरे को। 2 जन नए हो ना आप लोग? एक आप और एक आप भी। आप नहीं है उस ग्रुप में, नहीं है ना? अच्छा है तो पुराने मगर ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उस ग्रुप में ऐड कर हो जाइएगा, ठीक है। आपके जो मित्र होंगे अगल बगल में भाई उनसे नंबर लेकर के व्हाट्सएप में लीजिएगा। आप लीजिएगा नंबर वगैरह, ठीक है। पूर्णिमा दे दीजिएगा उनको नंबर और आप उनको दे दीजिएगा मित्र को अपने, ठीक है। ये PDF मिल जाएगा, फिर कल PDF कल पढ़ के आना, जहाँ तक पढ़ा दिए पूछेंगे पूरे एक चीज़, ठीक है। ओके, पता है मैडम? हाँ, पढ़ के आना है पूरा, ठीक है। चलो, और कल पूछा जाएगा एक कहानी, किस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।